अशरास टीवी के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कच्चे घरों पर मुश्तमिल इराक इस छोटे से गांव का नाम तकरीत है, जहां जन्म लेने वाले दो बच्चों ने आगे चलकर पूरी दुनिया में शहरियत पाई। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि फातिह बैतुल मुक़द्दस यूसुफ अल मरूफ सलाहुद्दीन अयूबी और सद्दाम हुसैन दोनों ही तकरीत में पैदा हुए। सद्दाम हुसैन की पैदाइश 28 अप्रैल 1937 को दरियाए दजला के किनारे आबाद इस गांव में हुई। उनके चचा हुसैन मजीद ने भतीजे का नाम सद्दाम तजवीज़ किया, जिसके मायने ज़वाल को दूर करने वाला, सदमा बर्दाश्त करने वाला और टकराने वाला है। सद्दाम हुसैन के बाप का नाम अब्दुल मजीद था। सद्दाम हुसैन का बचपन गुर्बत और अफलास में गुजरा। बचपन ही से इसमें कायदाना सलाहियतें मौजूद थीं। अगर सद्दाम हुसैन दलेर और ज़हीन ना होते तो वे गुमनाम और जफाकश किसान की जिंदगी गुजार देते, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने इब्तदाई तालीम बगदाद के एक स्कूल से हासिल की। उन्होंने अरबों के अरूज ज़वाल का मुतालिया भी किया। इस ज़माने में इराक में दो सियासी जमातें मकबूल थी, एक सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी बाईस पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत ने अवाम के तमाम बुनियादी हकूक जलब कर रखे थे और वो आमराना पॉलिसियाँ अपनाते हुए थी, जबकि बाईस पार्टी पूरी अरब दुनिया को एक परचम तले मुत्तहद करने का नारा लगा रही थी। सद्दाम हुसैन ने बाईस पार्टी में शामिल होने को तरजीह दी ताकि मुल्क को अमृत से निजात दिलाई जा सके। सोशलिस्ट पार्टी के अब्दुल करीम कासिम इराक के हाकिम थे। उन्होंने बाईस पार्टी के हामियों को कुचलने की गर्ज से करकोक में जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म किया। इसी दौरान हज़बे इक़्तिदार से ताल्लुक़ रखने वाले सदून नासर को तकरीत में कत्ल कर दिया गया। सद्दाम हुसैन को उनका कातिल करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया ताकि इन्हें फांसी दी जा सके। सद्दाम 6 माह जेल में रहे, लेकिन हुकूमत वक्त अदालत में सद्दाम हुसैन पर इल्ज़ाम साबित ना कर सकी और इन्हें रिहा कर दिया गया। दोस्तों, रिहाई के बाद सद्दाम हुसैन अपने गाँव तकरीत चले गए। कुछ अरसे बाद 22 पार्टी की मरकजी क़यादत ने इन्हें बगदाद तलब किया, जहां इन्हें वज़ीर आज़म अब्दुल करीम कासिम को हलाक करने का खुफिया मिशन सौंपा गया। अक्टूबर 1959 में सद्दाम हुसैन ने मुसल्लह साथियों के हमरा बगदाद की मशहूर शायरा अरशीद पर अब्दुल करीम कासिम की गाड़ी पर फायर खोल दिया। वज़ीर आज़म तो बच गए, लेकिन हिफाजती दस्ते की जवाबी फायरिंग से एक गोली सद्दाम हुसैन की पंडाली में लगी। ताहम वो भाग कर अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए। इसी दौरान बगदाद में कर्फ्यू लगा दिया गया और सद्दाम की तलाश शुरू कर दी गई। दूसरी जानब सद्दाम हुसैन को लगने वाली गोली को फौरी तौर पर निकालना बहुत जरूरी था, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल सकता था। शहर में कर्फ्यू नाफिज था, ना वो डॉक्टर के पास जा सकते थे, ना डॉक्टर उनके पास आ सकता था। सद्दाम ने खुद ही अपनी टांग का ऑपरेशन करने का फैसला किया। कैंची से गोश्त काट कर पंडाली से लगी गोली निकाली। गोली निकलते वक्त खून का फुवारा जारी हो गया, लेकिन इन्होंने परवाह ना की और कपड़ा जलाकर राख जख्म में भर दी। सद्दाम हुसैन उस वक्त हाई स्कूल के तालिबे इल्म थे। इन्हें अगले रोज स्कूल भी जाना था। वो स्कूल हाजिर हुए। वापसी पर इन्हें इल्म हुआ कि इनके साथी गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। इन्होंने फौरी भेस बदला और अपने गांव वापस रवाना हो गए। बाद में वहां से तुर्की और फिर मिस्र चले गए। दोस्तों, सद्दाम हुसैन मिस्र में 3 साल क़याम पजीर रहा। एक रोज इन्हें फोन पर खबर मिली कि इराक में इनकलाब आ गया और अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया है। ये इतला पाते ही फौरन बगदाद रवाना हो गए, जहां 22 पार्टी के लिए खिदमात के इतराफ में इन्हें एक अहम ओहदे पर फाइज किया गया। मगर कुछ ही अरसे बाद उनका सितारा फिर गर्दिश में आ गया और इन्हें सदर अब्दुल सलाम आरिफ के खिलाफ मोर्चा लगाना पड़ा। सद्दाम ने अपनी पार्टी को मुअज़्ज़म और अपनी लॉबी को मजबूत करना शुरू कर दिया। इन्हें पार्टी की मरकजी कौंसिल कारकुन मुंतखब कर लिया गया। सद्दाम हुसैन ने इनकलाब के लिए राहें हमवार की और बिल आखिर जुलाई 1968 को उनकी सरबराही में इनकलाब बर्पा कर दिया गया। यूं सद्दाम हुसैन इराक के कायद की हैसियत से मंजरे आम पर आए। दोस्तों, सद्दाम हुसैन एक इंतहाई जज्बाती लीडर थे, चनाचे अमेरिका ने इनके कान भरने शुरू किए। वो जमाल अब्दुल नासिर की तरह पूरी दुनिया के लीडर बन सकते हैं। यहाँ से सद्दाम के खिलाफ अमरीकी साजिश का अहम बाब शुरू हुआ। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमले के लिए भी अमेरिका ने ही उकसाया था। दोस्तों, 1990 में बगदाद में मौजूद अमरीकी सफीर को बुलाकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमले का पूरा प्लान बताया और उनसे दरख्वास्त किया था कि अमेरिका उनकी मुखालफत करेगा या नहीं। उसी अमरीकी सफीर ने बाद में अमरीकी कांग्रेस के सामने इस बात का इकरार किया कि इस वक्त उसने सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमला करने से नहीं रोका था। यही वो चाल थी कि जिसके बाद सद्दाम हुसैन बाकायदा अमेरिका के निशाने पर आ गए।
امریکہ نے دیگر عرب ملکوں کو صدام حسین کے خوف میں مبتلا کر کے ان کے خلاف سازش کا دوسرا باب مکمل کیا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد مبینہ امریکی سازش کا تیسرا باب شروع ہوا۔ پہلے تو امریکہ نے افغانستان پر فوج کشی کی اور پھر فوراً ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ صدام حسین کے بن لادن سے تعلقات ہیں۔ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا گیا کہ صدام حسین نے عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے مہلک ہتھیاروں کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ تاہم عراق پر اتحادی فوج کے قبضے اور 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دیے جانے کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس ملک میں مہلک ہتھیاروں کا کوئی ذخیرہ نہ تھا۔ اور یوں دوستو 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو صدام حسین کی پھانسی کا واقعہ کٹ پتلی حکمرانوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں خود امریکہ نے صدام کو ایران کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اس وقت وہ امریکہ کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے تھے، لیکن پھر چشمے فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ صدام حسین کے امریکی سرپرست ان کے ملک پر چڑھ دوڑے اور آخرکار صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ دوستو اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔